हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है एंटी मेटाबोलाइट्स, जो बेसिकली एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का ही एक टाइप है। इससे पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था एल्काइलेटिंग एजेंट्स, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, इसलिए इसको लिखा हुआ है। ये थर्ड पार्ट है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का, जिसका मेन हमारा टॉपिक रहेगा एंटी मेटाबोलाइट्स। तो आज हम एंटी मेटाबोलाइट्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि क्या होते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, इनका मेन जनरल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, क्या है इस पर्टिकुलर एंटी मेटाबोलाइट्स की क्लासिफिकेशन, और इसका किस तरह के स्ट्रक्चर और यूजेस होने वाले हैं पीसीआई सिलेबस के हिसाब से, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स दी हुई है और उनके क्या होंगे स्ट्रक्चर। तो ये सारा हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं क्या है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू एंटी मेटाबोलाइट्स। देखिए सिंपल और बिल्कुल साधारण तरीके से इसको समझेंगे, वन बाय वन जो इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो सिंपल क्या इसमें लिखा हुआ है कि एंटी मेटाबोलाइट्स आर एंटी कैंसर ड्रग्स, जो कि अभी हमने बताया कि एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग्स का एक पार्ट है एंटी मेटाबोलाइट्स दैट रिजेंबल नॉर्मल सेलुलर मेटाबोलाइट्स, जो कि नॉर्मल सेलुलर मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको रिजेंबल करता है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल सेलुलर मेटाबोलाइट्स क्या है, जैसे कि फोलिक एसिड, प्योरीन्स, पायरिमिडीन्स, इनसे फर्दर जो है सिंथेसिस होती है डीएनए और आरएनए की। अगर कैंसर सेल को भी हमारी बॉडी में ग्रो करना है तो उसका भी प्रॉपर डीएनए होना चाहिए, उसका प्रॉपर आरएनए की सिंथेसिस होनी चाहिए। तो उसको भी इन तीनों की या इनसे रिलेटेड जो सेलुलर मेटाबोलाइट्स है इनकी रिक्वायरमेंट है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं जो एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स आती हैं एंटी कैंसर के अंदर, वो इनके स्ट्रक्चर को रिजेंबल करती है, मतलब उनका स्ट्रक्चर, उनका जो हुलिया है वो इन्हीं के जैसा ही होता है। किनके जैसा? सेलुलर मेटाबोलाइट्स के जैसा, जो कि फोलिक एसिड, प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स, ये तीनों रिक्वायर्ड है जिससे फर्दर डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस होगी। तो एंटी मेटाबोलाइट्स इनके जैसे ही दिखते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिए आगे सिंपल, अब इसमें यही चीज लिखा हुआ है कि दे इंटरफेयर विद डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग एंजाइम्स और बाय बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूक्लिक एसिड्स। तो कहने का मतलब फर्दर जो है ये इसके डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करते हैं। किसका डीएनए और आरएनए? हम यहाँ बात कर रहे हैं कैंसर सेल्स की। उनके डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के अंदर ये इंटरफेयर करते हैं। कौन से? एंटी मेटाबोलाइट्स। या तो वो जो एंजाइम्स जिसकी प्रेजेंस में इनका सिंथेसिस हो रहा है उस एंजाइम्स को ये ब्लॉक करेंगे, या इसके अलावा और बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूक्लिक एसिड, जो ये न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। इनकॉर्पोरेट का मतलब उसके स्ट्रक्चर को अल्टर कर देंगे, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे ताकि वो न्यूक्लिक एसिड फर्दर ग्रो ना हो, जिससे फर्दर जो है डीएनए और आरएनए की प्रॉपर सिंथेसिस ना हो और एट द एंड जो है वो सेल की डेथ हो जाए। कौन से सेल की? कैंसर सेल की। तो अब इसमें मेन ये बात, ये आप जरा ध्यान से देखिए, दे आर सेल साइकिल स्पेसिफिक। अगर आपको ध्यान हो हमने पहले एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने लिखा था कि दे आर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। तो इसमें भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जो है पर्टिकुलर एंटी मेटाबोलाइट्स या एल्काइलेटिंग एजेंट्स, इनमें से कौन सा सेल साइकिल स्पेसिफिक है और कौन सा सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है। तो जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स है दे आर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, वो किसी भी फेज में जाके अल्टर कर देते थे बाय कॉजिंग द एल्काइलेशन ऑफ डीएनए। एल्काइलेशन कोज करते थे, एल्काइल ग्रुप उसमें लगा देते थे जिससे फर्दर उनकी सेल्स की ग्रोथ नहीं होती थी। लेकिन अगर हम आज एंटी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है, जो कि मेनली एस फेज जो होता है, एस फेज जहां पे डीएनए का सिंथेसिस का जो फेज है उस पर्टिकुलर फेज में ये अल्टर करते हैं। वहां पे जाके या तो एंजाइम को ब्लॉक करेंगे या न्यूक्लिक एसिड के अंदर इनकॉर्पोरेट होके उनके स्ट्रक्चर को अल्टर करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर लेते हैं बच्चों, देखो जैसे एंटी मेटाबोलाइट्स दिया हुआ है तो इनको एंटी मेटाबोलाइट्स क्यों बोलते हैं? देखो एल्काइलेटिंग एजेंट्स था तो उसमें तो सिंपल था कि वो जाके एल्काइलेशन कोज कर रहा है, यानी कि एल्काइल ग्रुप जो है इंड्यूस कर रहा है इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो जिससे हम उसको बोलते थे कि ये है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब ये एंटी मेटाबोलाइट्स क्यों है? अब जैसे हमने बोला कि ये रिजेंबल करते हैं नॉर्मल सेलुलर मेटाबोलाइट्स, तो इन्हीं के ही स्ट्रक्चर को, इन्हीं के ही फंक्शन को ये अल्टर करेगा जिससे फर्दर डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस ना हो, जो कि
कैंसर सेल के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो मेटाबोलाइट को इनहिबिट कर रहे हैं, इनके फंक्शन को रोक रहे हैं, इसलिए कहलाते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। तो बेसिकली सेलुलर मेटाबोलाइट के फंक्शन को अल्टर करने के कारण इनको बोला जाता है एंटी मेटाबोलाइट्स। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम चलते हैं इसके जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरल तरीके से क्या है, सिंपल इसमें दिया हुआ है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल साधारण तरीके से इसको बताया जाए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस पे ये बेस्ड है। देखिए सबसे पहली लाइन वही मेंशन है कि एंटी मेटाबोलाइट्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू नेचुरल मेटाबोलाइट्स, जो अभी हमने कवर किया। ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि क्योंकि ये उनके जैसा दिखते हैं और उनको ही जाके ये अल्टर करते हैं। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरली सिमिलर टू नेचुरल मेटाबोलाइट्स, उन्हीं के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है इनका। कैसा? फोलिक एसिड के जैसा, प्योरीन्स के जैसा, पायरिमिडीन्स के जैसा। अभी हम इसी वीडियो में जब स्ट्रक्चर कवर करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि क्या है प्योरीन, क्या है पायरिमिडीन, तो आपको और ये बात थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इनके जैसे ये दिखते हैं तो ये करते क्या है, दे इंटरफेयर इन डीएनए आरएनए सिंथेसिस। ये कैंसर सेल की बात हो रही है, कैंसर सेल के डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को ये इंटरफेयर करेंगे बाय रिप्लेसिंग और ब्लॉकिंग द यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स। या तो उसको रिप्लेस करेंगे ये, या उसको ब्लॉक कर देंगे। यूज कह सकते हैं या हम फंक्शन कह सकते हैं। जो नेचुरल मेटाबोलाइट अपना फंक्शन दे रहा था, या तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा या उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे फर्दर जो है डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस कैंसर सेल की ना हो, उसके अंदर इस तरह से ये इंटरफेयर करते हैं। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट, जो हम जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे मेन की पॉइंट क्या है, दे इनहिबिट की एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम की अभी हम जिक्र करने वाला हूं, ये एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। अगर कैंसर सेल को ग्रो करना है तो ये एंजाइम की जरूरत है उसको। तो ये उसी की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, उसके फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। कौन से हैं? दो मेन एंजाइम मैं जिक्र कर रहा हूं यहाँ पर। पहला है थाइमिडिलेट सिंथेस और दूसरा है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। तो इन दो मेन एंजाइम के जो फंक्शन है उसको ये इनहिबिट करते हैं। कौन? एंटी मेटाबोलाइट्स। अभी हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये कौन सी ड्रग इस पर्टिकुलर एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। अब इससे होगा क्या? जैसे ही हमने इन दोनों एंजाइम्स को ब्लॉक किया एंटी मेटाबोलाइट्स ने, तो ये देखिए ब्लॉक डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाएगा, वो आगे रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, वो दोबारा से और फर्दर नया सेल नहीं बना पा रहा। उससे होगा क्या? प्रिवेंट सेल डिवीजन, सेल का जो डिवीजन हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा। एट द एंड दैट लीड्स टू सेल डेथ, जिससे क्या है, सेल की डेथ हो जाएगी। कौन से सेल की? कैंसर सेल की। ठीक है, तो आपको आई होप आपको जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स। देखिए यहाँ पे मैंने 3 मेन ड्रग्स का जिक्र किया है, उसी के हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, सबसे पहला है फोलिक एसिड एनालॉग्स या डेरिवेटिव्स। कहने का मतलब वो ड्रग जो इसका डेरिवेटिव है, अभी हमने बार बार जिक्र किया, ये इनके जैसे दिखते हैं। तो इसमें बड़ा माइनर सा चेंज है, मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगा, तो आप एंड तक बने रहिए इस वीडियो में कि किस तरह से वो सेम स्ट्रक्चर ही फॉलो करते हैं उसी का। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं फोलिक एसिड की, तो मिथोट्रिक्सेट एक ड्रग आती है इसके अंदर, मिथोट्रिक्सेट। अब मिथोट्रिक्सेट ड्रग का जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक फोलिक एसिड जैसा ही है। तो यही ड्रग जाके इनहिबिट करेगी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, ये एंजाइम जो कि रिक्वायर्ड है फर्दर कैंसर सेल को ग्रो करने के लिए, उसका डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए ये एंजाइम रिक्वायर्ड है। तो ये इसी एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट करता है। कौन? मिथोट्रिक्सेट। तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को हम बोल देते हैं DHFR। ये डी डाई, H मतलब हाइड्रो, F मतलब फोलेट और R का मतलब है रिडक्टेस। तो फोलिक एसिड एनालॉग, तो मिथोट्रिक्सेट। आप यहां से ये क्लियर कर लो, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर किसके जैसा है, या फोलिक एसिड एनालॉग कौन सा है इनमें से। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मिथोट्रिक्सेट, 5-फ्लोरोयूरेसिल, 6-मरकैप्टोप्यूरिन, एजाथायोप्रीन। तो आपको आंसर करना है उसका मिथोट्रिक्सेट। तो किसके जैसा है वो? मिथोट्रिक्सेट, फोलिक एसिड एनालॉग है मिथोट्रिक्सेट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है पायरिमिडीन एनालॉग्स डेरिवेटिव्स। अब इनके स्ट्रक्चर भी मैं आपको क्लियर करूंगा, अगर आपको नहीं मालूम कि पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। हालांकि मैंने पहले वाली वीडियोस में कई बार जिक्र किया है पायरिमिडीन, प्योरीन का, तो आज के भी इस वीडियो में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन अगर हम पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर की बात करें और उसके एनालॉग्स या डेरिवेटिव्स की बात करें, तो उसके अंदर एक ड्रग दी हुई है हमारे पीसीआई सिलेबस में, वो है 5-फ्लोरोयूरेसिल।
क्या नाम है इसका, 5-फ्लोरोयूरेसिल, जो कि पायरिमिडीन की डेरिवेटिव है। अब ये ड्रग क्या करता है, ये ड्रग करेगा थाइमिडिलेट सिंथेस। किस एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, थाइमिडिलेट सिंथेस। ये पर्टिकुलर जाके इस एंजाइम को ब्लॉक करता है। अब ये एंजाइम रिक्वायर्ड था ताकि डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस होती कैंसर सेल में, और उससे फर्दर जो है कैंसर सेल ग्रो होता। लेकिन इसके इनिबिशन के कारण उनका ग्रो होना बंद हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा, जिससे एट द एंड जो है कैंसर सेल की जो है डेथ हो जाएगी। तो आप यहां से ये भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज द पायरिमिडीन एनालॉग। तो ये हमारे पास है 5-फ्लोरोयूरेसिल। अब देखिए लास्ट एक और इसके अंदर हमने क्लासिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट है प्योरीन एनालॉग। प्योरीन एनालॉग का मतलब कोई ऐसी ड्रग जो कि प्योरीन के नॉर्मल स्ट्रक्चर के जैसी दिखती हो, जो उसको रिजेंबल करती है, जो हमने अभी शुरू में जिक्र किया कि उसके जैसा रिजेंबलेंस किसका, रिजेंबलेंस का मतलब कौन सा उसके जैसा दिखता है। तो प्योरीन एनालॉग और डेरिवेटिव्स की बात करें, एनालॉग्स और डेरिवेटिव्स एक ही मतलब है कि इसका डेरिवेटिव क्या है, इसके जैसा कौन सा है। इसके जैसा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ड्रग है 6-मरकेप्टोप्यूरिन। ये बेसिकली जो प्योरीन बनते हैं, जो प्योरीन रिक्वायर्ड है आगे फर्दर डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए, जिससे फर्दर इनका सेल्स ग्रो करता रहेगा कैंसर सेल का, तो उस प्योरीन की सिंथेसिस को ये इनिबिट करते हैं। तो पर्टिकुलरली जो प्योरीन की सिंथेसिस है वो इनिबिट की जाती है 6-मरकेप्टोप्यूरिन के द्वारा। तो यहाँ हमने 3 मेन ड्रग्स कवर करी उनके क्लासिफिकेशन के बेस पे। तो आप इनको अच्छे से कर लें। ये 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोलिक एसिड का डेरिवेटिव का क्या नाम है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, वो है मेथोट्रिक्सेट। पायरिमिडीन का डेरिवेटिव कौन है, वो है 5-फ्लोरोयूरेसिल। और प्योरीन डेरिवेटिव का कौन सा एग्जाम्पल है, वो है 6-मरकेप्टोप्यूरिन। अब हम चलते हैं इनके स्ट्रक्चर और यूजेस की तरफ। तो मैं हमेशा से आपको कहता है, जब भी हम स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी कौन सी मोइटी दी हुई है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, इनके स्ट्रक्चर से ही इसका नाम दिया हुआ होता है। अब या तो इसको मरकेप्टोप्यूरिन बोल देते हैं, या इसको बोला जाता है 6-मरकेप्टोप्यूरिन। अब इसको 6-मरकेप्टोप्यूरिन क्यों बोला जाता है, अब हम इसको ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है मरकेप्टोप्यूरिन। अब इसको 6-मरकेप्टो क्यों बोलते हैं, देखिए आप, इसकी नंबरिंग हम यहां से करेंगे। ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये है इसकी थर्ड पोजीशन, ये है देखिए फोर्थ, ये फिफ्थ, ये है सिक्स्थ पोजीशन, उसके बाद ये सेवंथ, ये एट्थ, और ये है नाइन्थ पोजीशन। तो आप पहले इसको जरा अच्छे से समझें। अब देखिए, अब मरकेप्टो का मतलब होता है एसएच। एसएच का मतलब थाया भी उसको बोला जाता है, थाया, थायोल, तो उसको मरकेप्टो भी बोला जाता है। तो ये मरकेप्टोप्यूरिन इज बेसिकली ये 6-मरकेप्टोप्यूरिन। तो आप देख सकते हैं इसकी 6 पोजीशन पर लगा हुआ है थाया ग्रुप। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये है प्योरीन। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये स्ट्रक्चर है प्योरीन का। प्योरीन तब होता है जब पायरिमिडीन, ये देखिए ये है स्ट्रक्चर पायरिमिडीन, ध्यान से नोट कर लीजिए। पायरिमिडीन वो होता है जब जिसके फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन लगा हो इन 6-मेंबर्ड रिंग, और वो कंप्लीटली अनसेचुरेटेड हो। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड पर लगा हुआ पायरिमिडीन, अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड का मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड, डबल सिंगल का एक चेन बना हुआ है। आप देख सकते हैं डबल सिंगल, तो वो कहलाता है पायरिमिडीन। और ये स्ट्रक्चर है इमिडाजोल। इमिडाजोल के अगर फर्स्ट और थर्ड पे नाइट्रोजन लगाओ, 5-मेंबर्ड रिंग अनसेचुरेटेड, तो अगर आप इसकी अलग से नंबरिंग करें तो इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये इसके अगर ये फर्स्ट और थर्ड पे लगाओ, इसको बोलते हैं इमिडाजोल। अब यही पायरिमिडीन इमिडाजोल के साथ फ्यूज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्योरीन। क्या बोलते हैं उसको, प्योरीन। अब इसकी जब आप खुद की कंबाइंड नंबरिंग करेंगे तो ये इस तरह से होती है नंबरिंग, और यहाँ 6 पे लगा हुआ है मरकेप्टो। तो उम्मीद है आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। पर आज का सबसे सही तरीका है कि आप इस स्ट्रक्चर को बना के देखिए, साथ के साथ वीडियो के साथ के साथ इस स्ट्रक्चर को बनाकर देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर देखिए समझना आसान है, लेकिन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं जब तक कि आप उसको ड्रॉ करके ना देख लो। तो यहाँ पे ड्रॉ करना जरूरी है। आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठे, स्ट्रक्चर आपके सामने दिख ही रहा है, स्ट्रक्चर को बनाकर भी देखें, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप इसको ड्रॉ भी करें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी स्ट्रक्चर को समझना और उस स्ट्रक्चर को लंबे समय तक याद रखना। चलिए अब देखते हैं इसका यूज क्या है। बेसिकली इंटरफेयर करता है मरकेप्टोप्यूरिन विद द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल एंड यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट ल्यूकीमिया। एक्यूट ल्यूकीमिया के केस में हम इस ड्रग को यूज करते हैं। ल्यूकीमिया एज यू ऑलरेडी नो, मैंने पहले वाले वीडियो में भी जिक्र किया था, जो ब्लड कैंसर होता है उसको हम बोल देते हैं ल्यूकीमिया। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट ड्रग। ये जो भी हम ड्रग्स कवर कर रहे हैं सारा कुछ ये पीसीआई सिलेबस के हिसाब से है, तो आप पीसीआई सिलेबस को फॉलो करिए, हम उसी के हिसाब से वन बाय वन ड्रग को कवर करने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट ड्रग दिया हुआ है थायोग्वेनिन, क्या नाम है इसका, थायोग्वेनिन। अब थायोग्वेनिन है, पहले तो इसमें हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए ग्वेनिन का एक स्ट्रक्चर होता है सिंपल, ग्वेनिन, ग्वेनिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्योरिन। देखिए ये आपको दिख ही रहा है प्योरिन, अभी मैंने जिक्र किया, यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिया हुआ, ये है प्योरिन। इसकी भी मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये देखिए 1 2, ये है 3, ये 4th पोजीशन, ये 5th पोजीशन, ये 6th, उसी तरह से ये 7th, ये 8th और ये 9th पोजीशन। तो आप यहाँ से ये भी सीख के जाओ कि सिर्फ थायोग्वेनिन ही नहीं समझना है आपको, आपको ग्वेनिन का स्ट्रक्चर भी यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर 6th पोजीशन पर ऑक्सीजन एटम लगाओ, क्या लगाओ, ऑक्सीजन, तो ये सिंपल कहलाएगा ग्वेनिन। आप इसको हटा दीजिए, ये देखिए ये सिंपल है ग्वेनिन। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लगा हो तो यही हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया और लगा दिया सल्फर, अब सल्फर होता है थाया, तो ये बन जाएगा थायोग्वेनिन। तो कहने का मतलब उसकी पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर अमाइनो रहेगा, जो ग्वेनिन का स्ट्रक्चर है उसकी सेकंड पोजीशन पर अमाइनो है और 6th पोजीशन पर है कीटोन ग्रुप, यानी कि इधर लग जाएगा ऑक्सीजन, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्वेनिन। तो आपको यहाँ से ग्वेनिन का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमने कुछ नहीं किया, सिंपल ऑक्सीजन एटम को हटा रखा है और वहां पे थाया लगा रखा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा थायोग्वेनिन। अब अगर हम इसकी यूपीएससी नेम की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए 2 अमाइनो 6 थाया, थाया दिया हुआ है, 2 अमाइनो 6 थाया, और साथ में ये क्या है, प्योरीन। ये क्या दिया हुआ है, प्योरीन। ये किसका स्ट्रक्चर है, प्योरीन, अभी हमने जिक्र किया ये है प्योरीन। तो सिंपल इस तरह से आप इसका यूपीएससी नेम याद कर सकते हैं और आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। दिस ड्रग इज मेनली यूज टू ट्रीट एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया। अभी हमने पिछले वाले वीडियो में भी कवर किया कि माइलोजिनस ल्यूकीमिया, देखिए ल्यूकीमिया का तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ल्यूकीमिया का मतलब ब्लड कैंसर। अब माइलोजिनस का मतलब विच इज रिलेटेड टू द माइलोइड सेल्स। अब माइलोइड सेल्स हम कह सकते हैं दे आर द काइंड ऑफ डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स अगर उनमें भी किसी तरह का ट्यूमर या कैंसर कोज हो तो उसके लिए हमें अलग से टर्म यूज कर देते हैं माइलोजिनस ल्यूकीमिया, मतलब स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये जो लिंक्ड है इसका डब्ल्यूबीसी से लिंक्ड है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है थायोग्वेनिन। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ, पीसीआई सिलेबस के हिसाब से मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए नेक्स्ट है 5-फ्लोरोयूरेसिल। ड्रग का क्या नाम है, 5-फ्लोरोयूरेसिल। अब पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं कि ये 5th पोजीशन कौन सी दी हुई है इसके अंदर, 5-फ्लोरोयूरेसिल क्या है। देखिए ये है इसकी 1st पोजीशन, ये है इसकी 2nd, ये 3rd पोजीशन, ये 4th, ये 5th पोजीशन और ये है 6th पोजीशन। अब यहां से आपको सिर्फ 5-फ्लोरोयूरेसिल ही नहीं समझना है, आपको इसके अंदर यूरेसिल भी समझना है। कौन सा स्ट्रक्चर समझना है, यूरेसिल। अब यही अगर हम इसको हाइड कर दें, ये देखिए अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बाकी ये स्ट्रक्चर है सिंपल यूरेसिल। किसका स्ट्रक्चर है, यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब ये है अगर आप यूरेसिल की बात करोगे तो यूरेसिल में आपका आ जाएगा 2nd पोजीशन और 4th पोजीशन पर कीटोन दिया हुआ है। अब अगर मैं सिर्फ यूरेसिल की बात करूं, देखिए ध्यान से सुनेगा, सिर्फ यूरेसिल का अगर मुझे स्ट्रक्चर बताना है तो मैं बोलूंगा 1,3 डाईहाइड्रो पाइरीमिडीन 2,4 डाईओन, 1,3 डाईहाइड्रो। अब मैंने ये क्यों बोला कि देखिए जो पाइरीमिडीन का सिंपल स्ट्रक्चर है वो है कंप्लीटली अनसैचुरेटेड, कंप्लीटली अनसैचुरेटेड, उसमें पूरी तरह से डबल सिंगल बॉन्ड लगे हुए होते हैं, उसमें नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे पाइरीमिडीन का एक बार स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, आप ध्यान दे अगर तो आपको पाइरीमिडीन, सिंपल पाइरीमिडीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पाइरीमिडीन। अब इसको और इसको आप कंपेयर करो, इसमें ना ये डबल बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड है, तो इन डबल बॉन्ड के ना होने से इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब अगर मैं इसको पाइरीमिडीन बोल रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि पाइरीमिडीन में तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं था। देखिए आप ध्यान से, अब मुझे अगर इसका नेम लिखना है तो आई हैव टू मेंशन द एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम, इसलिए मैंने लिखा था, मैं दोबारा बोल रहा हूं 1,3 डाईहाइड्रो पाइरीमिडीन 2,4 डाईओन, ये तो कहलाएगा यूरेसिल। अब उसी यूरेसिल की अगर हम 5th पोजीशन पर देखिए, आप ध्यान से, ये 5th पोजीशन है, मैंने उस पर लगा दिया फ्लोरो, तो वो बन जाएगा 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो उम्मीद है आपको यहां से जो है कंप्लीट नाम क्लियर हो गया होगा।
नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूं। अब हम बात करेंगे 5 फ्लोरोयूरेसिल की आईयूपीएसी नेम की। देखिए 5 फ्लोरो पायरिमिडीन 1,3 डाईहाइड्रो 2,4 डाईओन। क्लियर? तो इस तरह के आप तरीके से इसका नाम मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। फ्लोरोयूरेसिल जो है इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशंस, दूसरे मेडिकेशंस के साथ इसको यूज किया जाता है टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के कई सारे टाइप्स हैं, उसके केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर हो तो उस केस में इस ड्रग को यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ जिसका नाम है फ्लोक्सयूरिडीन। अभी तक यहाँ पे था ये प्योरीन, ये भी था प्योरीन, ये इधर दिया हुआ है पायरिमिडीन। अब यहाँ पे एक और आ गया पायरिमिडीन। देखिए पायरिमिडीन की एनालॉग, वहां पे जो अभी हमने क्लासिफिकेशन कवर किया था वहां मैंने मेन मेन ड्रग का नाम लिखा था, हालांकि उसके एग्जांपल और भी। अब आप एग्जांपल खुद ही देख सकते हैं। देखिए फ्लोक्सयूरिडीन इज आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ पायरिमिडीन। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले ये है इसका फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब अगर आप इसको हटा दें, देखिए ये जो लगा हुआ है इस सारे को अगर आप हटा दीजिए एक बार, सपोज ये यहाँ पे ना हो, तो इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये बिल्कुल सेम दिखेगा आपको। 5 फ्लोरोयूरेसिल और ये भी क्या है 5 फ्लोरोयूरेसिल। सिर्फ हमने फर्स्ट पोजीशन पर जो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ था इसको हटाया और इसकी जगह ये स्ट्रक्चर लगा दिया। अब ये स्ट्रक्चर क्या है देखिए, सिंपल मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ध्यान हो, हमने पहले के कुछ वीडियो में किया था ये स्ट्रक्चर, ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। पहले थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, चलिए और आसान करते हैं। ये स्ट्रक्चर है फ्यूरोन। किसका स्ट्रक्चर है ये? फ्यूरोन। अब अगर इसी में से डबल बॉन्ड हटा दीजिए तो ये कहलाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, जिसको हम बोलते हैं टीएचएफ। टीएचएफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। देखिए तो ये यही जुड़ा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो यही जुड़ा हुआ है ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। कौन सी पोजीशन से? सेकंड पोजीशन से। तो अब हम इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 डैश, ये जिससे जुड़ा हुआ ये 2 डैश, ये देखिए यहाँ ये मुड़ गया, ये इधर एक कार्बन है 3 डैश, इधर एक कार्बन है 4 डैश, इधर ये है, ये देखिए ये 5 डैश। तो फर्स्ट पोजीशन पे ये लगा हुआ है। अब इसका नाम हमको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए सिंपल, 5 फ्लोरो 1 4 डैश हाइड्रोक्सी 5 डैश हाइड्रोक्सी मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन 2 डैश इल 3 हाइड्रो 2,4 डाईओन पायरिमिडीन। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं, देखिए आप ध्यान से सुनिए। चाहे तो आप पायरिमिडीन को बाद में लिखिए या हम इसको पहले लिख देते हैं। सबसे पहले पायरिमिडीन के खुद के ऊपर क्या लगा हुआ है? 5 फ्लोरो। देखिए तो मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। 5 फ्लोरो 1 4 डैश हाइड्रोक्सी 5 डैश हाइड्रोक्सी मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन 2 डैश इल 3 हाइड्रो पायरिमिडिन 2,4 डाईओन। तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो रिवाइंड करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इसका यूज क्या होगा। देखिए इट इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी ट्रैक्ट के लिए ये यूज होता है, मतलब कैंसर ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइन। इसके केस में अगर इंटेस्टाइन कैंसर है या स्टमक कैंसर है तो हम उस केसेस में इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। अब हम बाकी ड्रग्स की बात करते हैं पीछे सिलेबस के हिसाब से और कौन कौन सी ड्रग्स दी हुई हैं। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास सिटेराबिन। क्या नाम है उस ड्रग का? सिटेराबिन। तो ये आप देख सकते हैं सिटेराबिन का स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिटेराबिन। अब सिटेराबिन इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ पायरिमिडीन। ये देखिए स्ट्रक्चर है पायरिमिडीन, इट इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ पायरिमिडीन। अब हम दोबारा से इसका जो है एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये इसकी थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब ये देखिए फिर से वही है टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। तो एक बार इसकी नंबरिंग कर ली जाए। ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये इधर 3 डैश, ये हो जाएगा 4 डैश और ये क्या है 5 डैश। अब इसमें सिंपल 4 पर लगा हुआ है अमाइनो, सेकंड पर लगा हुआ है कीटोन, ठीक है। अब ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन जो कि 2 डैश सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है। अब 3 4 डाई हाइड्रोक्सी, 5 पर क्या लगा हुआ है हाइड्रोक्सी मिथाइल। इसका हम एक बार यूपीएससी नेम आपको मैं अच्छे से बता देता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको लिए समझना आसान है,
आप इसको नोट कर लीजिए, आसान लगेगा, लेकिन जब तक आप स्ट्रक्चर को बनाकर नहीं देखेंगे तब तक आप उसे लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। और एग्जाम में अगर आपको इसको करना है तो आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी ही होगी। स्ट्रक्चर आपको बना बना के बार बार देखने पड़ेंगे, तभी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तभी उसको एग्जाम में अच्छे से बनाया जा सकता है। क्योंकि बहुत बार बाय नेम स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 में। चलिए मैं इसका एक बार आपको यूपीएससी नेम क्लियर कर देता हूं। देखिए 4 अमाइनो 1 3 डैश 4 डैश डाई हाइड्रोक्सी 5 डैश हाइड्रोक्सी मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन 2 डैश इल पायरीमिडीन 2 ओन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं हम इसका यूज क्या है। देखिए इट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास। ल्यूकीमिया आपको क्लियर है, ब्लड कैंसर के केस में। लिम्फोमा इज बेसिकली रिलेटेड टू द लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। उसमें अगर किसी तरह का अल्ट्रेशन हो, उसमें किसी तरह का जो है ट्यूमर कोज हो जाए, तो उन केसेस में भी सिटेराबिन ड्रग को दिया जा सकता है। अब जब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, देखिए जिसका नाम है मिथोट्रिक्सेट। इसका जो है सिंथेसिस भी दिया हुआ है पीसीआई के सिलेबस में, सिंथेसिस। अब ये थोड़ा सा देखिए इसका लंबा स्ट्रक्चर है। अब आप इसको समझने के लिए कि ये नीचे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए इसी के साथ मैंने आपको ये कहा था कि ये जो है फोलिक एसिड के जैसा दिखता है। ये देखिए, ये हालांकि आपके बाय नेम नहीं दिया हुआ पीसीआई सिलेबस में, पर इसलिए मैंने बनाया ताकि आपको मिथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रहे, आपके लिए आसान हो जाए। क्योंकि हमने कहा था शुरू में कि दे लुक लाइक या दे हैव रिजेम्बलेंस विद द सेलुलर मेटाबोलाइट्स। तो फोलिक एसिड इज अ मेटाबोलाइट, सेलुलर मेटाबोलाइट। तो इसके जैसा स्ट्रक्चर किसका है? मिथोट्रिक्सेट का। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको भी बोला था कि मिथोट्रिक्सेट इज अ फोलिक एसिड एनालॉग, या हम कह सकते हैं फोलिक एसिड डेरिवेटिव। और इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखता है? फोलिक एसिड का। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखिए, कंपेयर कीजिए, आपको कहां और क्या चेंज दिख रहा है। यहाँ पे लगा हुआ कीटोन ग्रुप, यहाँ लगा हुआ है अमाइनो, इधर है NCH3, इधर है NH, बस। इसके अलावा इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो सिर्फ इतना अल्टर करके एक नई ड्रग बना ली गई जो कि इसके ही अगेंस्ट काम करेगी, और जिस ड्रग का नाम है मिथोट्रिक्सेट। तो ये मेन समझने वाली है मेडिसिनल केमिस्ट्री किस तरह से चलती है। हम डेरिवेटिव्स पे डेरिवेटिव्स बनाते हैं। मेन ड्रग उठाई, उसकी सिंथेसिस के अंदर हमने इस तरह से ऐसा नया ड्रग बनाया, एक नया सिंथेसिस करके, या यूं कहे कि नए जो मेन ड्रग थी उसके स्ट्रक्चर के अंदर अल्ट्रेशन करके हमने एक ऐसी ड्रग बनाई जो कि अब उसके एंटी काम कर रही है। देखिए अब मेन बात आ जाती है इसके आईयूपीएससी नेम की। अब देखिए सबसे पहले तो आप इसको क्लियर कीजिए। ये अगर आपको क्लियर है, ये है पायरीमिडीन। अभी मैंने बताया था जब फर्स्ट पे और थर्ड पे नाइट्रोजन लगाओ, ये देखिए ये है पायरीमिडीन। क्लियर? अब ये जो है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसको आप एक बार हटा दीजिए, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। ये है पायराजीन। क्या है इसका नाम? पायराजीन। जब फर्स्ट और फोर्थ पे नाइट्रोजन लगाओ, 6 मेंबर रिंग हो, तो उसका नाम कहलाता है पायराजीन। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये है पायराजीन। ये हालांकि मैंने पहले वाली वीडियोस में कई बार जिक्र किया है, आप पहले वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये है पायराजीन। अब मेन क्या है बात बताने वाली, जब पायरीमिडीन और पायराजीन दोनों आपस में फ्यूज कर जाए तो एक नई टर्म निकल के आती है, एक नया वर्ड निकल के आता है जिसका नाम है टेरिडीन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ लिख देता हूं मैं। ये देखिए पी इसमें साइलेंट है, उसके लिए एक टर्म आता है टेरिडीन। क्या है? टेरिडीन। जब पायरीमिडीन और पायराजीन आपस में फ्यूज कर जाएं तो वो कहलाता है टेरिडीन। क्लियर है? अब पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, देखिए, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। इसकी नंबरिंग कुछ इस तरह से है। ये यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये है फोर्थ, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ पोजीशन, और ये है एट्थ पोजीशन। पहले आप इतना क्लियर कर लीजिए। अब जिसकी मैंने नंबरिंग करी है वो है टेरिडीन। क्या नाम है उसका? टेरिडीन। क्लियर? अब देखिए हम इसको बेस लेके चलते हैं। टेरिडीन के सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, हमको ये बता देना है, तो हमारे पास इसका यूपीएससी नेम आ जाएगा। किसका? मिथोट्रिक्सेट ड्रग का। अब देखिए सिक्स्थ पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, मिथाइल अमाइनो, ये देखिए फिनाइल, या इसको हम बोल सकते हैं बेंजोइल। ठीक है, ये अमाइनो, और ये पूरा क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप एंड में लिखे तो आप इसको लिख सकते हो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसको पहले ही लिखेंगे आईयूपीएससी नेम में पहले, तो ये कहलाएगा 1,5 डाइकार्बोक्सी। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सी, मैंने आपको पहले भी बताया था। कार्बोनिल, CO इज कार्बोनिल, OH इज
हाइड्रोक्सी, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। तो 1,5 डाई कार्बोक्सी, ये खुद क्या है, पेंटेन। अब ये कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन। तो मेन नंबरिंग हम इसकी करेंगे और डैश वाली नंबरिंग हम इसकी करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है 1 डैश, ये है 2 डैश, ये 3 डैश, ये है 4 डैश और ये है 5 डैश। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रही होगी मेरी बात। अब हम शुरू करते हैं इसका यूपीएससी नेम। अब आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए कि इसका यूपीएससी नेम क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहला 2,4 डाई अमाइनो 6, 1 डैश 5 डैश डाई कार्बोक्सी पेंटेन 2 डैश इल अमाइनो बेंजोइल एन मिथाइल अमाइनो मिथाइल टेरिडीन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, देखिए ध्यान से समझिए। 2,4 डाई अमाइनो 6, 1 डैश 5 डैश डाई कार्बोक्सी पेंटेन 2 डैश इल अमाइनो बेंजोइल एन मिथाइल अमाइनो मिथाइल टेरिडीन। तो ये जो है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी को डाउट है, ये है बेंजोइल, ये स्ट्रक्चर है बेंजोइल का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके यूज की तरफ। बेसिकली जो मिथोट्रिक्सेट है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी कंडीशन सच एज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के केस में इसको यूज करते हैं। क्या होता है अर्थराइटिस, देखिए इट में ऑल्सो यूज टू ट्रीट सम टाइप्स ऑफ कैंसर। इसके अलावा कुछ कैंसर्स में भी इसको यूज किया जाता है। अर्थराइटिस हमारे पास आगे आ रहा है, अभी हम इसको यहाँ कवर करते हैं, इसका क्या मतलब है इन्फ्लामेटरी कंडीशन। अब देखिए, अब ये लास्ट ड्रग है आपके पीसीआई सिलेबस में एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर। अब इसका क्या नाम है, एजाथायोप्रिन। ड्रग का क्या नाम है, एजाथायोप्रिन। तो पहले अगर आप ध्यान से देखें, इट इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ प्योरीन। ये किसका स्ट्रक्चर है, प्योरीन का। इसकी नंबरिंग यहां से शुरू है, ये देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड। ये थोड़ा सा जो है, आप कहेंगे सर यहाँ पे फ्यूज में दिया, आप यहाँ जो फ्यूज था तो आपने दिया नहीं इसका नंबरिंग। आप कहेंगे सर यहाँ तो फ्यूज में नहीं दिया आपने, यहाँ फ्यूज में दे रही है। अब देखिए, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। केमिस्ट्री बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, तो हमारा ये भी एक एक्सेप्शनल है जिसमें हम यहाँ पर जो है हमने इसको नंबरिंग दे रखी है। अब ये तो बेस क्या है, प्योरीन। अब इसके 6 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है उसको अगर आप समझ लें, देखिए ये तो सबसे पहले ये क्या है, इमिडाजोल। इमिडाजोल अगर आपको क्लियर हो रहा हो, क्या है ये, इमिडाजोल। क्लियर है, इमिडाजोल। अब इमिडाजोल, अब ये कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये है जो है NCH3, ये फर्स्ट पोजीशन है। बेसिकली ये फर्स्ट है, जिसको हम लिखेंगे 1 डैश, ये है 2 डैश, ये है 3 डैश, ये है 4 डैश, और इमिडाजोल खुद कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 5 डैश। क्लियर। अब मैं आपको इसका बता देता हूं कौन सा पोजीशन कैसे है। अब हम कहां से शुरू करें, देखिए सिंपल। सबसे पहले आएगा 6, 1 डैश मिथाइल, 4 डैश नाइट्रो, इमिडाजोल, 5 डैश इल थायानिल प्योरीन। सिंपल, ठीक है, क्लियर है। दोबारा एक बार बता दिया जाएगा। देखिए देखो, ये स्ट्रक्चर है प्योरीन का, ये स्ट्रक्चर है इमिडाजोल का, बीच में है ये थाया, इसलिए आप थायानिल यूज कर सकते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है, तो हम यूज कर सकते हैं थायानिल। तो दोबारा मैं बता देता हूँ, 6, 1 डैश मिथाइल, 4 डैश नाइट्रो, इमिडाजोल, 5 डैश इल थायानिल प्योरीन। मतलब 5 डैश इल हमने क्यों बताया, क्योंकि ये 5th पोजीशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने लिखा 5 डैश इल। तो ये है इसका यूपीएससी नेम। अब हम चलते हैं इसके यूज की तरफ। देखिए, एजाथायोप्रिन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थ मतलब मेन यूज इसका ये है, कैंसर के यूज में हम इसको थोड़ा कम इसका इस्तेमाल किया जाता है एजाथायोप्रिन का। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस दोस्तों बेसिकली होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारी खुद की इम्यूनिटी में अल्टरेशन के कारण एक डिसीज कोज होती है जिसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब ये बेसिकली हमारे जॉइंट्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो जॉइंट्स को अगर अफेक्ट करेगा तो आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाएगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगी अच्छे से। हमारे जॉइंट्स के कारण जो अगर ये फिंगर में है या आपके जो है ये लेग्स में है तो उनके अंदर थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाएगा, उनका जो है शेप बिगड़ जाता है। तो इस तरह की जो दिक्कत आती है वो हम उसको हम काउंट करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर। तो दोस्तों आज था इस ये वीडियो जो है आज समाप्त हुआ। इसमें हमने काफी कुछ सीखने को मिला। अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला तो आप कमेंट में जरूर लिखें।
इसके अलावा अगर आपका और कुछ आप इसका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में वो भी जरूर बताएं। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, जब तक आप कमेंट में बताएंगे नहीं तब तक अगली बार वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी वो चीज। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।